वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वह है क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लिनिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस है, उसको मैं आपको अच्छे से समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दूंगा हूँ, वहां से आप जाके इसका साइट पे पहुंच जाएंगे। वहां नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहां आपको इसका पीडीएफ का मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, और वीडियो के अंत में बताऊंगा इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज अ कोआगुलेशन टेस्ट दैट इंडिकेट्स इन एफिशिएंसी ऑफ। तो पहला ऑप्शन है एक्सट्रिंसिक पैथवे, सेकेंड है इंट्रिंसिक पैथवे, कॉमन पैथवे एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है जिसको पीटी कहते हैं, जो कोआगुलेशन टेस्ट में होता है इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक पैथवे, जो आप यहां देख रहे हैं इंट्रिंसिक पैथवे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फ्रेंड्स, रोज वॉलर टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो किसके डायग्नोसिस के लिए रोज वॉलर टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लेप्रोसी, बी रिमोटॉइड आर्थराइटिस, सी रिमोटॉइड फीवर एंड डी ब्रूसेलोसिस। तो इसका जो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे ये है रोज वॉलर टेस्ट रिजेंट है, यहाँ देख सकते हैं ये निगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल, और ये जो हमारा एंटी सीरा है, एंटीजन जो है। तो इसके लिए जो करते हैं वह है रिमोटॉइड आर्थराइटिस, अर्थात जो आर्थराइटिस होते हैं उसके लिए रोज वॉलर टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मल्टीपल माइलोमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मल्टीपल माइलोमा में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? फर्स्ट है मोनोकोनल गेमेपैथी एंड ऑस्टियोलाइटिक बोन लेसन, बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन बाय प्लाज्मा सेल एंड हाई सीरम प्रोटीन विथ हाई ग्लोबुलिन, एंड ऑप्शन नंबर ई है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स मल्टीपल माइलोमा में ये सब दिखाई देता है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं बोन पेन होता है, ब्रोकन बोन्स या जिसको फ्रैक्चर या फ्रैक्चर कहते हैं, एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन और इन्फेक्शन दैट डोंट गो अवे, एंड वीकनेस, पेन, नंबर्स योर टीज। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं मल्टीपल माइलोमा में होते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ई ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PSA इज यूजफुल इज डायग्नोसिस ऑफ। तो PSA किसके डायग्नोसिस के लिए यूजफुल होता है? पहला ऑप्शन है कैंसर ऑफ लंग्स, अर्थात कैंसर लंग्स कैंसर के लिए, हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा, ओवेरियन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर, या फिर ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स। तो जो PSA होता है ये होता है प्रोस्टेट कैंसर। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड आप यहाँ देख रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA टेस्ट होता है, जिसका फुल नेम होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA। तो चलिए अब PSA के बारे में जानते हैं। तो जो PSA टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, तो जो प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने में सहायता करता है, किंतु यह परफेक्ट नहीं होता है क्योंकि यह सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है। एंड द टेस्ट विच कैन बी डन एज अ GP सर्जरी एंड मेजर दैट लेवल ऑफ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA इन योर बॉडी। PSA इज अ प्रोटीन मेड ओनली बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो फ्रेंड्स इसमें यह होता है GP सर्जरी के बाद ही, आप यहां देख सकते हैं सर्जरी के बाद ही प्रोस्टेट ग्लैंड का किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर माइलोप्रोलाइफेरेटिव डिसऑर्डर एक्सेप्ट्स। तो सभी माइलोप्रोलाइफरेटिव डिसऑर्डर हैं सिवाय एक के। ऑप्शन है क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा एंड आइडियोपैथिक मायोलोफाइब्रोसिस एंड एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो फ्रेंड्स माइलो जो प्रोलाइफेरेटिव होता है डिसऑर्डर, तो इसके अंतर्गत सिर्फ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अलावा यह सभी होते हैं। तो 6 प्रकार होते हैं क्रोनिक माइलो प्रोलाइफेरेटिव डिसऑर्डर के। तो सबसे पहला होता है फर्स्ट क्रोनिक माइलो
जीनस ल्यूकेमिया जिसको CML कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया वेरा, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस जिसको आल्सो कॉल्ड क्रोनिक आइडियोपैथिक मायोलोफाइब्रोसिस एंड एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया एंड क्रोनिक न्यूट्रोफिलिक ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक एस्नोफिलिक ल्यूकेमिया। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर सी, क्योंकि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बी, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया नहीं आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर बी आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से टारगेट सेल आर फाउंड इन, तो टारगेट सेल कहाँ पाया जाता है? थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिन, सी डिजीज, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड लिवर डिसऑर्डर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है थैलेसेमिया में। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पिक्चर डायग्राम में दिया हुआ है, ये स्टैंड करने के बाद जब स्लाइड का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया तो इसमें देखा जाता है, तो ये वाला जो है ये आपका टारगेट सेल होता है। और टारगेट सेल्स चलिए अब देखते हैं होता क्या है। तो फ्रेंड्स जो नॉर्मल सेल होते हैं कुछ इस प्रकार डिस्क समान होते हैं, किंतु इसमें जो अल्फा बीटा चेन जब इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उस समय वह थैलेसेमिया का रूप यहाँ ले लेते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं बीटा चेन। तो दे आर 4 मेजर सर्कमस्टेंस इन विच टारगेट सेल अपीयर द मेजर मैक्रोफेरेटिव एबनॉर्मलिटी। तो किस किस में नॉर्मल सेल थैलेसेमिया में टारगेट सेल आता है, इसके अलावा हेपेटिक डिजीज विद जॉन्डिस, हीमोग्लोबिन सी डिसऑर्डर एंड द पोस्टेट प्लेनोटोमी स्टेट। तो इस चारों रोगों में जो नॉर्मल सेल के जगह में नॉर्मल सेल के साथ साथ जो थैलेमिया और इत्यादि ये सब होते हैं उसमें टारगेट सेल आपको देखने को मिलेगा। और जो कम होता है टारगेट सेल की संख्या वो होता है सिकल सेल एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एंड लीड इन टॉक्सिकेशन। इन तीनों अवस्थाओं में जो टारगेट सेल होते हैं वो कम होते हैं, कम नंबर पे होते हैं। नेक्स्ट है ESR इज द हाई इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो ESR इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ESR जो होता है यह हर अवस्था में हाई होता है सिवाय एक के। तो वह कौन सा अवस्था है? ऑप्शन इस प्रकार है, मल्टीपल माइलोमा, सेकेंड है कोलेजन डिजीज, थर्ड है पायोजेनिक इन्फेक्शन एंड फोर्थ है हाइपोफाइब्रोजेनेमिया एंड एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है मल्टीपल माइलोमा, कोलेजन डिजीज, पायोजेनिक इन्फेक्शन एंड एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, इन चारों अवस्था में ESR हाई होता है। किंतु जो हाइपोफाइब्रोनोजेनेमिया, इसका मतलब यह होता है फ्रेंड्स कि फाइब्रिनोजन जो बनता है वह नहीं बनता, अर्थात कम मात्रा में बनता है। और फाइब्रिनोजन कम बनने के कारण क्या होगा कि ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जब बॉडी से ब्लीडिंग बहुत अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में ESR का जो मार्क होता है या ESR का जो वैल्यू होता है वो डाउन हो जाता है, अर्थात हाई नहीं होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, हाइपोफाइब्रिनोजेनेमिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लड कल्चर इज द मेन लैब मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ TB, बोटुलिज्म, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस एंड रिमेटिक फीवर। तो जो ब्लड कल्चर करते हैं मेन लैब में डायग्नोसिस के लिए तो वो होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस। तो ब्लड कल्चर का मेन उद्देश्य। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस क्या होता है फ्रेंड्स? तो आप देखेंगे जो हमारा वाल्व होता है, जो हार्ट वाल्व होता है वह बैक्टीरिया इसमें आ जाने के कारण यहाँ इन्फेक्ट हो जाता है। जो एओर्टिक हमारा वाल्व होता है, ये एओर्टिक वाल्व है। एरिया इन्फेक्शन इन द एओर्टिक वाल्व कॉज्ड बाय बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। तो यहाँ एंडोकार्डिटिस ये बैक्टीरिया वाल्व में इन्फेक्टिव कर देते हैं। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस आई इज द डिफाइंड एज द इन्फेक्शन ऑफ द एंडोकार्डियल सरफेस ऑफ द हार्ट के जो एंडोकार्डियल सरफेस होते हैं वहां इन्फेक्शन हो जाता है और प्राइमरी या एक या फिर अधिक जो हार्ट वाल्व होते हैं उनको ये मतलब इन्फेक्टेड कर देते हैं। और इसके साथ साथ इसके कारण ही हार्ट फेल्यूर एंड मायोकार्डियल एब्सेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जीन
स्प्लाइसिंग मीन्स, तो जीन स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एक्सॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एंट्रॉन्स एंड रिमूवल इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग एक्सॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ बोथ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स एंड नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जो जीन स्प्लाइसिंग होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ एक्सॉन्स ज्वाइन किया जाता है, तो ये इसका जीन स्प्लाइटिंग होता है। तो आप यहाँ देखेंगे एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन ये दिया हुआ है। इसके बाद प्राइमरी मैसेंजर जो आरएनए है ट्रांसक्रिप्ट होता है। इसके बाद एक्सॉन इंट्रॉन ये रेल होने के बाद इस रेशियो में एक्सॉन में से यहाँ से आप देखेंगे जो इंट्रॉन होता है वो इंट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ एक्सॉन ज्वाइंट हो जाता है, फिर यहाँ इंट्रॉन को रिमूव कर दिया गया है एंड एक्सॉन यहाँ ज्वाइंट हो गया है। ये जो आपका यहाँ जो उल्टा यू आकार का आपको शेप दिख रहा है ये जो है इंट्रॉन्स को स्प्लाइट आउट कर दिया गया है, यहाँ से कट कर दिया गया है। अब अगर इसको देखेंगे तो एक्सॉन 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 इस तरीके से कुछ एक्सॉन्स का यहाँ मिल जाता है, अर्थात इसमें होता क्या है कि इंट्रॉन को स्प्लाइट कर दिया जाता है और एक्सॉन्स ऐड हो जाता है। तो इसको इंट्रॉन को रिमूव एक्सॉन को ऐड, ऐसा ये होता है। तो यहाँ इसके बाद ये इस तरीके से बन जाता है, इसको कहते हैं जीन स्प्लाइसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अल्कलाइन फॉस्फेट्स इज इंक्रीज इन, तो जो अल्कलाइन फॉस्फेट होता है वो किन किन अवस्था में इंक्रीज होता है? तो यह है हेप्टो बाइलरी डिसऑर्डर, बोन डिसऑर्डर्स, नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है इन सभी अवस्थाओं में बढ़ता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर रिमेन्स एलिवेटेड इन ब्लड आफ्टर 10 डेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं उसके 10 दिनों बाद कौन सा मार्कर जो होता है वह एलिवेटेड इन ब्लड इन्फेक्शन? तो ऑप्शन है ट्रोपोनिन, सीकेएमबी, मायोग्लोबिन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो है ट्रोपोनिन। अब चलिए देखते हैं ट्रोपोनिन क्या है। तो ट्रोपोनिन आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन फाउंड इज द स्केलेटल एंड हार्ट कार्डियक मसल्स फाइबर दैट रेगुलेट मस्कुलर contraction. Troponin test measure the level of cardiac specific troponin is the blood to help detect heart injury. तो यही डिटेक्ट करने को मतलब डिटेक्ट करता है हार्ट इंजरी का। आप यहाँ देखेंगे ट्रोपोनिन आई, सी, टी एंड इन तीनों प्रकार का यहाँ ट्रोपोनिन को आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग इज पैथोनोमिक ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो कौन से निम्न में से कौन से जो है लेबोरेटरी फाइंड करता है पैथोजेनिक एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? ओलिगोयूरिया, हिमेचुरिया, रेड ब्लड सेल कास्ट, पायूरिया, फिर एल्बुमिनुरिया। तो फ्रेंड्स जो रेड ब्लड सेल कास्ट होता है उसके मतलब फाइंडिंग से लेबोरेटरी में पैथोजेनिक एक्यूट ग्लोमेरुलाइटिस नेफ्रोलाइटिस का होती है। तो आप यहाँ देखेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो यहाँ देखेंगे आप इसको पिरामिड है, यहाँ माइनर कैलाइसिस एंड मेजर कैलाइसिस, यहाँ रीनल पेल्विस। तो इस नॉर्मल आपको देखेंगे यहाँ नीचे यूरेटर, और वही जो इन्फ्लामेशन होता है यहाँ आप देख सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुली एंड द स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो इस सभी का जो होता है इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यही होता है। तो जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्रोलाइटिस इज द डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन एंड सबसिक्वेंट डैमेज ऑफ द ग्लोमेरुली, अर्थात जो हमारा ग्लोमेरुली होता है उसमें इन्फ्लामेशन या फिर सबसिक्वेंट डैमेज होता है वह ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। एंड लीडिंग टू हिमेचुरिया, प्रोटीनूरिया एंड एजोटेमिया। इसमें हिमेचुरिया बढ़ जाता है, अर्थात यूरिन में जो है ब्लड का उपस्थित हो जाता है, प्रोटीन का उपस्थिति हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो रीनल डिजीज इसको प्राइमरी रीनल डिजीज भी कहा जा सकता है या फिर
सिस्टमेटिक कंडीशन भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्यूट फेस रिएक्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इन सभी में एक्यूट फेस रिएक्टेंट्स होते हैं सिवाय एक के, तो फेरेटिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, आयरन एंड हेप्टोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स इसमें से आप यहाँ चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में आपको यहाँ अच्छे से शो हो रहा है। तो इसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम एमोलेट्स एंड हेप्टोग्लोबिन्स, फाइब्रिनोजेन, ये सभी आपको यहाँ दिख जाएगा। किंतु इसमें जो आयरन होता है, आयरन पे एक्यूट फेस रिएक्शंस नहीं मिलता है। तो आप देखेंगे कि इसका प्रकार कौन कौन सा है। तो पॉजिटिव एक्यूट फेस रिएक्टेंट्स में होता है, इसमें आप देखेंगे कि दोज हुज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज विद इन्फ्लामेशन देयर इंक्लूड्स। तो इन्फ्लामेशन में जब इंक्रीज होता है तो उस समय सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको सीआरपी कहा जाता है, फाइब्रिनोजेन, फेरेटिन, हेप्सिडीन, हेप्टोग्लोबिन एंड कैरूप्लोप्लास्मीन, कंप्लीमेंट प्रोटीन C3 एंड C4, सीरम एमाइलेट्स ए। वहीं देखेंगे निगेटिव एक्यूट फेस रिएक्टेंट दोज हु कंसंट्रेशन डिक्रीज इन एन एक्यूट फेस रिस्पॉन्स, दिस इंक्लूड। जब एक्यूट फेस जो निगेटिव होता है उसमें जो कंसंट्रेशन होता है डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है, उस समय इंक्रीज के टाइम पे पॉजिटिव एक्यूट में ए सी रिएक्टिव इत्यादि दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म शो इन द फॉलोइंग रिजल्ट। तो जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उस समय क्या होता है, हाई T3 T4 एंड TSH तीनों हाई होता है, या फिर हाई T3 T4 एंड लो TSH एंड लो T3 T4 एंड हाई TSH एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म जब होता है उस समय होता क्या है कि जो T3 T4 होते हैं वो हाई हो जाते हैं एंड जो TSH जो होता है हार्मोन्स वो लो हो जाता है। तो चलिए अब इसको एक डायग्राम के मदद से समझते हैं। जब TSH नॉर्मल होता है, नॉर्मल तीनों जब नॉर्मल होते हैं एंड हाई जो लो होते हैं, तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है उसमें TSH हाई हो जाता है और लो T4 T3 जो हाइपो होता है। फ्रेंड्स यहाँ हाइपो और हाइपर में काफी अंतर है, और देखेंगे जो यहाँ हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें TSH लो होता है, इसके अलावा जो T4 एंड T3 होता है वो दोनों हाई हो जाते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें या तो नॉर्मल या तो हाई होता है, प्राइमरी में सिर्फ यह TSH लो हो जाता है। एंड सेकेंडरी जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें लो या नॉर्मल होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ जो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म आता है तो उसमें TSH नॉर्मल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मेन फंक्शन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC इज। तो किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स मेन फंक्शन ऑफ MHC का फुल फॉर्म तो फ्रेंड्स मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो होता है ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं एंड सेल सरफेस दैट हैव इंपॉर्टेंट रोल, जो इम्यून रिस्पॉन्स में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो MHC अर्थात मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो सेल सरफेस में नेसेसरी होता है और सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द इम्यून सिस्टम टारगेटिंग ऑन सेल। तो इम्यून के लिए काफी इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं MHC। तो चलिए अब नीचे डायग्राम को भी देख लेते हैं MHC। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो इसमें जो ऑप्शन दिए थे उसमें से करेक्ट आंसर होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक मार्कर ऑफ ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्यूमर मार्कर्स होते हैं वो कौन सा होता है? अल्फा फेटोप्रोटीन, CEA, या ऑप्शन नंबर सी है CA15-3 या CA19-9। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर जो डी है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी कहलाएगा, किंतु जो इसका करेक्ट आंसर होता है वह जो डायग्नोस्टिक मार्कर होते हैं ब्रेस्ट ट्यूमर्स के या ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे उसका, तो करेक्ट आंसर है सी नंबर CA15-3। अब कॉमन ट्यूमर मार्कर अब यहां देख लेते हैं। तो CEA, जो CEA होता है वो मॉनिटर कलरटल या ब्रेस्ट लंग कैंसर के लिए है, और CA1-5 ओवेरियन कैंसर मॉनिटरिंग के लिए, CA15-3 होता है मॉनिटर होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर CA ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15-3। एंड AFP जो होता है वो जर्म सेल ट्यूमर्स या लिवर कैंसर के लिए होता है। टोटल PSA होता है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है, जो लास्ट अभी हम लोग देख लिए हैं। एंड फ्री PSA होता है जो कैंसर फ्रॉम BPH, एंड प्रोस्टेट कैंसर भी हो, ये भी प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है। HCG जो होता है जर्म सेल एंड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स के लिए होता है। इसके अलावा हार्मोन रिसेप्टर होता है जो ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी करते हैं। एंड NMP मॉनिटर रिकवेरेंस ऑफ ब्लैडर कैंसर के लिए होता है। तो इसका जो ब्रेस्ट कैंसर का आता है वह CA15-3 होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर 3 ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, कैंसर एंटीजन 15-3 जिसको CA15-3 होते हैं, एंड कैंसर एंटीजन 27.29 भी होता है जिसको CA27.29 करते हैं। एंड कार्सिनो इम्ब्रोनिक एंटीजन CEA हैव बीन यूज्ड टू हेल्प मॉनिटर metastatic breast cancer advanced disease, but they have not been found in useful find of breast cancer recurrence और lengthen life। तो जो सबसे मेन जो होता है वो होता है कैंसर एंटीजन 15-3, जो CEA होता है वह ब्रेस्ट एंड लंग कैंसर के लिए होता है। तो फ्रेंड्स इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर CA15-3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, पेशेंट विथ SLE शो द फॉलोइंग फाइंडिंग। तो SLE के माध्यम से क्या फाइंड किया जाता है? तो SLE को क्या कहते हैं? तो जो SLE होता है फ्रेंड्स, ये क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज जो SLE होते हैं वह प्रोडक्शन करते हैं ऑफ अनयूजफुल एंटीबॉडी इन द ब्लड। तो ब्लड में तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेंड्स SLE का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक लुपस एरिथेमेटोसस। तो ये होता है एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, और जो SLE होते हैं वो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ अनयूजफुल एंटीबॉडी इन द ब्लड्स। दो ब्लड में अनयूजफुल एंटीबॉडी जब बनता है तब यह कैरेक्टराइज्ड होते हैं। एंड जो सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसस होता है आर अननोन। तो ये क्या है? हाउ एवर हियर डायटी वायरसेस अल्ट्रावायलेट लाइट्स एंड ड्रग्स ऑल में प्ले सम रोल्स। तो इन सभी के कारण यह ऑकर्स होते हैं। तो जो सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटोसस जो होते हैं वो माउथ एंड नोज अल्सर्स या फिर स्किन जिसमें बटरफ्लाई रेसेस एंड रेड पैचेस हो जाते हैं। हार्ट में होता है एंडोकार्डिटिस एंड फाइब्रोसैक्स, सेवरल एब्डोमिनल पेन, ब्लड में एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, मसल्स एंड जॉइंट्स में पेन एंड आर्थराइटिस एंड सो जॉइंट्स में स्वेलन आ जाता है। एंड हेयर लॉस, हाई फीवर, एब्डोमिनल हेडेक, एंड किडनीज में ब्लड इन द यूरिन, एंड लंग्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आता है। इन सभी के वजह से लक्षण हो सकते हैं।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर बोर्न पैथोजेंस आर, तो जो जल जनित जो रोग होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस ए एंड ई वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस एंड HIV एंड ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जल जनित जो रोग होते हैं उसमें हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई वायरस आता है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं वो ब्लड से फैलते हैं, HIV भी ब्लड से फैलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स आज हमारे वीडियो का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिस्क इंक्रीज विथ। तो कोरोनरी आर्टरी होता है वह आर्टरी डिजीज जो होता है रिस्क होता है, रिस्क बढ़ जाता है किसके साथ? तो डिक्रीज इन LDL कोलेस्ट्रॉल। ये तो हमारे लिए अच्छा है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हमारे लिए गुड नहीं होता है वह कम हो जाता है, तो डिक्रीज होता है। इंक्रीज इन HDL, ये भी हमारे लिए गुड है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे लिए हो रहे हैं, किंतु ऑप्शन नंबर सी है डिक्रीज इन HDL कोलेस्ट्रॉल। अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए काफी नुकसानदायक होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज इन किलो माइक्रोन्स। तो करेक्ट आंसर जो होता है फ्रेंड्स वह है डिक्रीज इन HDL कोलेस्ट्रॉल। अगर HDL कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज होता है तो उस समय जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है उसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है, अर्थात जो रिस्क होता है वह इंक्रीज कब होगा? इस डिजीज का रिस्क इंक्रीज कब होगा? जब जो हमारा HDL हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह लो हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है, तब हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स कोरोनरी आर्टरीज का, तो द ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज आर हाई LDL, अर्थात लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके कारण अगर हाई हो जाता है उस समय, और लो HDL अर्थात हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब लो हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, तब यह रिस्क फैक्टर काफी बढ़ जाता है। एंड हाई ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज, स्मोकिंग, being post menopause for women and being older than 45 of men according to Fishers, ओबेसिटी में आल्सो भी ये रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ आपको सामने जो शो कर रहा है वो नॉर्मल है। नॉर्मल के बाद जब सेकेंड स्टेज पे ये आता है तो उस समय जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वह कम हो जाता है और LDL होता है अधिक हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो आर्टरीज होते हैं वो इस तरीके से इसमें ब्लॉकेज प्रारंभ हो जाता है। तो आप देखेंगे जब हमारे ब्लड वेसल्स में कोई ब्लॉकेज नहीं होते हैं उस समय जो ब्लड फ्लो होता है वो आसानी से बिना रुकावट के करते हैं। जब ये कुछ बढ़ जाता है तो उस समय जब यहाँ से देखेंगे यहाँ एक ब्लॉकेज उत्पन्न हो चुका है, ब्लॉकेज उत्पन्न हो गया है, तो यहाँ से जो ब्लड के फ्लो है वहाँ यहाँ से यहाँ आने के बाद काफ़ी कम हो जाते हैं, और काफ़ी कम होने के बाद फिर जब ये अधिक और बढ़ जाता है तो उस समय एक स्थिति में यहाँ ब्लॉकेज हो जाता है और यहाँ से इस बार ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। इस स्थिति में हार्ट अटैक आ जाता है यहाँ ब्लॉकेज आने पे। तो इसलिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज हाई LDL और लो HDL, लो HDL और हाई LDL कोलेस्ट्रॉल के कारण काफ़ी बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और काफ़ी आप लोग समझ में भी आया होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको फ्री में लेफ्ट टेंशन MCQs बुक चाहिए तो आपको सिर्फ इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और इसको ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट आपको PDFs मिलेगा, जो PDFs का लिंक मैं फर्स्ट में दे दूंगा, PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट को आप ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सामने लेफ्ट टेंशन MCQs बुक्स हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आप यहाँ देखेंगे 100 आपको फ्री PDF फॉर लैब टेक्नीशियन, क्लिक नाउ। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो 100 PDF का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज यहाँ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, देखेंगे आप यहाँ तो आपको बहुत सारे यहाँ मिलेंगे। तो मैं फ्रेंड्स एक एक करके तो नहीं दिखा सकता अभी आपको, बट आप यहाँ से क्वेश्चंस पेपर भी, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप यहाँ देख सकते हैं। केरला PSC लैब टेक्नीशियन, NCL लैब टेक्नीशियन, केरला लैब टेक्नीशियन पैथोलैब टेस्ट, और इसके अलावा CG व्यापम लैब टेक्नीशियन एग्जाम पेपर। इसके अलावा और भी नीचे आप यहाँ देखेंगे आपको बहुत सारे PDFs यहाँ देखने को मिल जाएगा, रेलवे का भी, DSSB का। इसके अलावा आप यहाँ इतना आपको PDF मिलेगा फ्रेंड्स कि आप इसको पूरा एक दिन में आप कंप्लीट नहीं देख सकते, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसको काफ़ी आपको शॉर्ट MCQs भी मिल जाएंगे, लैब MCQs, NHM सूरजपुर एग्जाम आंसर के,
आपको इधर बहुत सारे मिलेंगे फ्रेंड्स। इतना है कि मैं खुद इसको कितने सालों में कंप्लीट कर पाया हूँ फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आपको रेलवे नर्सिंग एग्जाम्स का भी क्वेश्चन पेपर आपको फाइनल आंसर के मिल जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मैंने बना के यहाँ रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और इसके अलावा आपको फ्री में काफ़ी चीज़ देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे वेबसाइट पे आते हैं तो वेबसाइट को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ईमेल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप मेडिकल ट्यूबर मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको पर डे का PDF वहाँ भी अवेलेबल है। और साथ में फ्रेंड्स MLT अड्डा भी करके एक मेरा टेलीग्राम पेज भी चैनल है, और MLT अड्डा करके आपको और एक चैनल मिलेगा फ्रेंड्स, मेरा लैब टेंशन का चैनल है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको यूजफुल होगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।